अक्सर हमने सुना है एक मुहावरा कि रिबेल विदाउट ए कॉज, लेकिन आज हमारे साथ आईएनडी विशेष में एक बहुत ही विशेष मेहमान है और अगर मैं इनको इंट्रोड्यूस कराऊं तो ऐसे कह सकते हैं कि ही इज ए रिबेल विद अ कॉज। और अगर हम इनकी पॉलिटिकल कैरियर देखें तो जैसे इन्होंने जब अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की तो उस समय भी कहीं ना कहीं मान और अपमान, ये दोनों शब्द का बहुत बड़ा जो था दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इस वक्त जो वो उपचुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे बदनावर सीट से, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं यही फिर से अपमान सम्मान, ये दोनों शब्दों का जो है बहुत, अगर हम कहें तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इस वक्त मेरे साथ आईएनडी विशेष में है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। चलिए हम आज इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका आईएनडी विशेष में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। और ये अब दर्शकों में बताना चाहूंगी कि इस वक्त हम खड़े हैं, इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैलेस का नजारा, हम टेरेस में हैं और आप एक अगर जिस तरह से देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत पूरा व्यू है इस जगह का। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको कहा मान सम्मान अपमान इस वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट टाइम व्हेन जब आप पहली बार अपना पहला आपने पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ा था एज एन इंडिपेंडेंट, उस समय भी यू वांटेड टू एवेंज योर फादर्स, आप अपने फादर के अपमान का या उनके सम्मान के लिए आपने इलेक्शन लड़ा था, तो थोड़ा सा बताएं। उसमें उस वक्त परिस्थितियां बहुत अलग थी और वो मेरी मदर को ज़्यादा इस बात का एतराज़ था कि होता क्या है कि घर में जब सब चीज़ बड़ी नज़दीकी से कोई देखता है, और उन्होंने, मेरी मदर ने हमेशा मेरे फादर का अनकंडीशनल सपोर्ट किया। वो हमेशा खड़ी रही उनके पीछे, वक्त बेवक्त समय परिवार को संभाला, गांव को संभाला, लोगों को संभाला, क्योंकि मेरे पिता को बहुत कम समय मिलता था हमारे लिए भी और घर परिवार के लिए भी। और मेरे फादर का पैशन और कमिटमेंट बहुत हाई था इसके लिए। जब भी हुआ तो उनको लगा कि गलत हुआ, और सभी को ये लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही निस्वार्थ भाव से सब लोगों के काम किए थे। शायद हो सकता है कि उनकी जो छवि थी या उनका जो काम करने का तरीका था, उससे पार्टी में कुछ लोगों को एतराज़ था, क्योंकि वो बेमतलब में ना तो झुकते थे, ना ही वो अपने लोगों के हितों से कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। तो जब वो हुआ तो मैं तो प्रचार करने ही आया था, तो फिर मदर ने मुझे कहा कि नहीं, हमें करना है, और मेरा फॉर्म भराया गया और फॉर्म भराने के बाद चुनाव हुआ और निर्दलीय में चुनाव लड़ लिया। जी, आपकी अगर हम बात करें तो आपने अपने करियर की शुरुआत जो थी, यू वर डीलिंग विद मार्केटिंग, जी, यू वर इनटू अ जॉब जी, और उसके बाद बिकॉज ऑफ ये जो आपके मदर का जो कारण था, इसके कारण जो है आप पॉलिटिक्स में आ गए। जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आपने किया? हालांकि ठीक है पॉलिटिकल फैमिली थी, दैट्स ठीक है, लेकिन आपने कैसे फिर अपने आप को एडजस्ट किया, क्योंकि आप एक जॉब में हैं, जी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो वहां की वर्किंग बहुत अलग है, पॉलिटिक्स बहुत अलग है। सो हाउ डिड यू अडेप्ट योरसेल्फ? शुरुआती में मुश्किल था, बिकॉज मैं लुफ्तांजा का साउथ एशिया का मार्केटिंग ऑफिसर था और वह एक नियमित जीवन शैली थी, 9 to 5 था, सुबह उठो और अपने ऑफिस पे जाओ, वापस आओ। और यहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप बहुत अलग होता है, वहाँ पे आपको निरंतर लोगों के बीच में रहना पड़ता है और लोगों से कमिटमेंट होता है, तो लोगों के काम के लिए कोई समय नहीं होता, जब भी जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ आपको कार्यरत रहना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे, हालांकि बचपन से मैंने देखा था, मेरे फादर का बहुत हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों से मैं मिलता रहा, समझता रहा, सीखता रहा, तो फिर अडेप्ट किया। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ फिश अडेप्टिंग टू वाटर, ऐसा सीन था क्या? सार्वजनिक जीवन में ऐसा होता है कि जब आप एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी ही बन जाते हैं, बिल्कुल, तो वो हुआ। लेकिन ठीक है, ट्रांजिशन में एक ही पॉइंट था कि मुझे यहाँ ये लगा कि जो वैल्यू ऑफ टाइम है, यानी जो यहाँ पे वो कोई बहुत ज़्यादा उस पर स्टिक नहीं करता, यानी
आपको इतने समय यहाँ होना है, इतने समय यहाँ होना है, तो वो संभव हो नहीं पाता। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू रहता है। अभी की बात करें, अभी का जो समय है, अभी भी वही क्वेश्चन है, मान सम्मान अपमान। you were not treated well during कमलनाथ जी टेन्योर, you were resigning, और तब तक ये ट्रांजिशन हो गया कि 22 MLAs सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़ दिए, बीजेपी में आ गए। फिर से वही बात है, तो दिस थिंग इज रिकरिंग इन योर पॉलिटिकल कैरियर? नहीं, ऐसा पूर्णता नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को कमलनाथ जी ने वेल ट्रीट नहीं किया या दिग्विजय सिंह ने वेल ट्रीट नहीं किया। मेरे इंडिविजुअल की बात नहीं थी। मैं तो जाता था तो मैं उनको विश करता, वो मुझे विश करते थे, बैठाते थे, बात कर, वो इशू नहीं। इशू ये था कि हमारे क्षेत्र के साथ गलत हुआ, मेरे लोगों के साथ गलत हुआ, और गलत आज से नहीं, वो होता आ रहा है। मेरे पिताजी के समय से हर समय किसी न किसी कारण से, कोई न कोई किसी न किसी बहाने से वहाँ पे गतिरोध आते रहे, और ये हमारे लोग भी समझते रहे। उनको ये लगता रहा कि शायद क्योंकि निर्भीकता से अपनी बात कहना, अपने क्षेत्र की बात कहना, तो बहुत बार जो पावर्स टू बी होते हैं, जो हाईकमान होती है, वो चीज़ पसंद नहीं करती है। उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बहुत जगह कह रहा है या बोल रहा है। हालांकि मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं कह रहा था, बोल रहा था। और कमिटमेंट मेरा, मैंने नहीं कहा था कि क्षेत्र में कुछ आप ऐसा दें, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे। तो जब वो पूरा घटनाक्रम घटा, और उसी समय दूसरी जगह जो उन्होंने किया, जो लोग इससे कहीं ज़्यादा लेस डिजर्विंग थे, या जिनको पहले से आप उपकृत करते आ रहे थे, या जिनके क्षेत्रों को पहले से, हालांकि मेरे किसी क्षेत्र विशेष से कुछ ऐतराज़ नहीं है, तो वो सभी लोगों को लगा कि गलत है। और जब आपका कॉज पब्लिक का कॉज होता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, तो फिर कोई एक क्षण भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है सही है, लोगों को ही पता है सही है, तो निर्णय हो जाता है। सर, एक चीज जरूर इस वक्त पूछना चाहूंगी कि क्या चीज आप लोगों को बाइंड करके रखी? 22 MLAs, 1 सिंधिया जी महाराज, और 22 लोग, you were together for so many days। ऐसा मतलब, ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास क्या हम कहें तो, अगर पूरे ही राजनीति में it's difficult to keep so many people together for so long, so what kept you all together? आप लोग, देखिए, जैसे आपने पहले कहा, मान सम्मान के लिए तो हमारे देश में और धर्म में बड़ी बड़ी चीजें हो गई। महाभारत हो गई थी, चित्तौड़ के जौहर हो गए, पद्मावती की पूरी कहानी है, महाराणा ने सब कुछ त्याग दिया, बख्तावर सिंह जी शहीद हो गए। ये हमारे संस्कृति धर्म में है, ये हमारे खून में है। और जहाँ तक सिंधिया जी की आप बात कर रही हैं, असल में बहुत से कारण हैं। मेरे पिताजी जब 9 वर्ष के थे तो मेरे दादाजी शांत हो गए। उस वक्त राजमाता सिंधिया यहाँ आई थी, और राजमाता सिंधिया ने मेरे पिताजी को बेटे के जैसा अपनाया, और सुनिश्चित किया कि जब तक वो एक निश्चित उम्र के न हो जाएं, एक तरह से उन्होंने अपनी माँ की तरह उनको लिया। वो ताउम्र एहसान उन्होंने माना। उन्होंने कहा और कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ऋण है मेरे ऊपर। इसी प्रकार से मैं मेरे परिवार की बात बता रहा हूँ। ऐसे अनेक जो परिवार थे, जो लोग थे, वो पीढ़ियों से उनसे जुड़े रहे। महेंद्र सिंह सिसोदिया का परिवार उनसे जनरेशन से जुड़ा है। लेट माधवराव सिंधिया जी से वो जुड़े रहे, ऐसे और तमाम। तो ये जो लोग थे, वो उनका अटैचमेंट बहुत था। और जब ये बात आई, जब सिंधिया जी ने ये कहा वचन पत्र को लेके कि ये हमारे लिए ग्रंथ है, और क्योंकि उससे उनको भी जोड़ा गया था, वो प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष थे, तो जब उन्होंने ये बात कही, क्योंकि वो जब लोगों के बीच में गए, लोगों ने कहा कि साहब आप आए थे वोट लेने, आपने ये कहा था आवास का अधिकार, रोजगार भत्ता, ये चीजें, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा था, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सड़कों पे उतरेंगे। जब उन्होंने ऐसी बात कही, तो होना ये था कि उधर से थोड़ा जवाब संतोषजनक आता है कि हाँ ठीक है हम देखेंगे, या उनसे बुला के बात करते। लेकिन तीर तलवार बंदूक के घाव तो भर जाते हैं, शब्दों और तिरस्कार के घाव नहीं भरते, बिल्कुल। और मैंने कहा, मुझे लगता है वही एक क्षण था जब पूरा परिदृश्य पूरा सड़कों पे उतर आए, पूरा पलटा, और उस एक बयान ने तमाम जनमानस को आहत किया। हम 22-31 है, आप जावद से लेके मुरैना तक उनके जितने भी समर्थक थे, सबने कह दिया कि अब बस तो ये हो, बस करो महाराज। ये हुआ। और मेरे ख्याल से फिर तो सब कुछ स्पष्ट था। तो बात जब वहां तक आ गई, उन्होंने कहा कि मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं तो अब
और नहीं सह सकता और मेरा ये निर्णय है। आप लोगों का क्या निर्णय है? उन्होंने कभी किसी को बाध्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये कमरा है, दरवाजा खुला है, जिसको रहना रहे, जिसको रहना स्वतंत्र है, अपना तय। तो ये क्या किया था महाराज ने? ही मेड कॉल्स टू एवरीवन? नहीं, आप लोग कैसे 22 लोग इकट्ठे हो गए और एकदम से बैंगलोर पहुंच गए? मैं तो बैंगलोर तो बहुत बाद में गए। बैंगलोर तो बहुत बाद में गए। मैं तो असल में खुद एक समय तक उनसे संपर्क में नहीं था। मैं खुद थोड़ा सा नाराज था उनसे। तो मुझे लगा था कि उन्होंने शायद लड़ाई पूरी बुलंदी से नहीं लड़ी आपके लिए। हाँ, और मेरे लोगों के लिए, क्योंकि हम पूर्णतः समर्पित थे। हम तो पूरी तरीके से। लेकिन जब मुझे पूरी जानकारी मिली तो मुझे स्पष्ट हुआ कि हम सबके साथ कहीं ना कहीं खेला जा रहा है, शतरंज के मोहरों की तरह, और हमें किसी को कुछ बात कही जा रही, किसी को कुछ बात कही जा रही है। तो मुझे जो कमिटमेंट्स किए गए थे, मैंने मेरे क्षेत्र के लिए मैंने जाके कमलनाथ जी से स्पष्ट बात करी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं दिग्विजय सिंह जी के पास भी गया। मैंने कहा हुक्म आपने अर्ज किया था और अब आप बताइए। तो उन्होंने फरमाया कि अब मैं तो सीएम हूं नहीं, तो मैं उन्हीं से बात करी। उनसे बात करी तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसी प्रकार सबका ये मामला हुआ। तो उसके बाद में मैं सिंधिया जी से बीच में करीब 4-5 महीने नहीं मिला था। बातचीत भी मेरी ज़्यादा होती नहीं थी। लेकिन जब ये सब चीज़ें साफ होती गई और जब हमने कंपेयर किया, केपी सिंह जी भी उस वक्त हमारे साथ थे, केपी सिंह जी, अदल सिंह जी, बिसाऊलाल जी, हम दोनों ने हम सब लोग अलग अलग समय अलग अलग लोगों से मिले थे। तो हमने जब अपने नोट्स कंपेयर किए तो पता चला कि यू वर ऑल बीइंग प्लेड एट, एक्चुअली बीइंग प्लेड एट। ओके, क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि सब अलग अलग लोगों से संबंधित है, आपस में इनका संवाद नहीं होता, लेकिन हमारा संवाद हुआ और पता चला कि आप तो स्पष्ट हो गया स्पष्ट हो गया। ओके, तो ये क्या कभी इन लोगों ने, जैसा कि ऐसा लगता है, जैसा कभी कमलनाथ जी ने ऑफ द रिकॉर्ड जब वो बात करते हैं, ऐसा समझ आता है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, आई थिंक ही नेवर थॉट दैट दिस कुड हैपन, कि ऐसा कि सिंधिया जी पार्टी छोड़ेंगे, अगर सिंधिया जी पार्टी छोड़ेंगे तो इतने सारे लोग चले जाएंगे। तो ये चीज आई थिंक इट वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड आई थिंक दिग्विजय सिंह जी केप्ट हिम ओवर कॉन्फिडेंट कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से हर राजनेता का अपना अपना दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं अपने क्षेत्र के प्रति रहती है। तो वहां क्योंकि गुना एक कॉमन बेस है, कमलनाथ जी का वैसे डायरेक्ट कोई क्लैश सिंधिया जी से इसलिए नहीं था कि उनका क्षेत्र छिंदवाड़ा महाकौशल है, तो ऐसा नहीं था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई और मेरे ख्याल से एक कमी रह गई कमलनाथ जी की तरफ से, वो कि वो शायद अगर एक बार बुला के बिठा के ढंग से आप लोगों से बात कर लेते, उनसे भी बात कर लेते, तो शायद ये इस स्थिति तक नहीं पहुंचता। लेकिन 6 महीने तक उन्होंने बात ही नहीं करी थी सिंधिया जी से। बात हाँ, और 6 महीने तक राहुल जी उनसे मिले ही नहीं थे। तो राहुल जी ने कहा कि वो तो कभी भी मेरे बेडरूम तक आ सकते हैं। लेकिन ये एक अलग इशू है। आप दोस्ती का रिश्ता एक अलग होता है रखिए और प्रोफेशनल, और पार्टी के अध्यक्ष और उनके नीचे कार्यरत कार्यकर्ताओं का एक अलग रिश्ता होता है। तो हर रिश्ते की मर्यादा होती है और उसका हम पालन करते हैं। अभी आपने जो कहा उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी जैसे कई और भी जो ये एमएलए, जब उन लोगों से बात होती तो वही कहते हैं कि हमारे टीम लीडर ने कभी हमसे बात ही नहीं की, he never spoke to us। तो क्या यही कारण रहा कि कभी आप लोगों का सीधा संवाद कमलनाथ जी से नहीं हुआ और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जो था उनका फाउल प्ले था? असल में होता ये था कि अगर मैं आपसे किसी बात के लिए कर्तव्यबद्ध हो जाऊं, मैं कहूं मुक्ता जी ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखित में नहीं होता, ये विश्वास की बातें होती हैं और व्यक्ति को विश्वास में लिया जाता है। जैसे कमला जी ने मुझे कहा विश्वास में लेके कि सब पे भरोसा किया है, एक बार मुझ पे भरोसा करो। दिस इज द वर्ड ऑफ कमलनाथ, एग्जैक्ट वर्ड्स, आई एम कोटिंग इट। एंड ही सेड दैट आई विल नॉट लेट यू डाउन, ट्रस्ट मी फॉर दिस वन टाइम। इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने ये भी कहा था कि एटलीस्ट कम हियर मी, इफ यू कन्विंस्ड इट्स योर कॉल, अदरवाइज यू फ्री। उन्होंने कहा था और उनका बड़प्पन था उस वक्त। उन्होंने कहा बड़े नेता हैं। मैं गया भी, उनकी बात हुई, मैं उनके तर्क से सहमत हुआ और मैंने कहा ठीक है आपकी बात है तो ठीक है। और 6 महीने का उन्होंने कहा तो मैं सब ठीक कर दूंगा। और इसी प्रकार अलग अलग लोगों से अलग अलग वक्त उन्होंने ऐसी बात कही, केपी सिंह जी से वगैरह। और मैं पूरी ईमानदारी से मैंने कार्य किया, चाहे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डिफेंडिंग या आउट ऑफ द हाउस। लेकिन जैसे समय जाता गया हम लोगों को यह आभास होता गया कि यहाँ तो एक सेटअप है, एक कोठरी है और ये बैकरूम मैनूवर्स हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से सब कार्य हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस का जो एक कैंपेन है बार बार आप लोगों के प्रति, बिकाऊ, फिर से मैं पूछ रही हूँ, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ,
आप लोगों ने जनता के साथ धोखा दिया, 5 साल का जनादेश था, आप बीच में चले गए। इस चीज को जो वो बार बार जो है जनमानस तक पहुंचा रही है, दे आर ड्रिलिंग इनटू एवरीबॉडीज माइंड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो बार बार जब आप लोगों को इस दर्जे पे कर दिया जाता कि बिकाऊ, व्हेन यू पीपल टुक अबाउट 35 crores to 50 crores एंड दिस एंड, तो क्या रहता है? अभी तो इतनी बार हो गया ये, ठीक है चलिए, लेकिन जब कैसा क्या रिएक्शन रहता है? कि पहली बात है कि ये कह कौन रहा है। पहले तो आप ये देखिए कि कौन लोग ये कह रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उन्होंने राजनीति में आके क्या किया है। अगर आप उनके गर्भ में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो मुफलसी की जिंदगी जिया करते थे, आज जो अरबपति हैं, उन्होंने धन कहां से अर्जित किया। तो ये उनका बिजनेस है, वो पॉलिटिक्स को अपना व्यवसाय समझते, हम नहीं समझते। हमने सर्वस्व यहाँ दिया है। और जहां तक टिकाऊ बिकाऊ की बात है, तो आप लोगों ने एक जनमत अर्जित करने के लिए, जैसे रावण ने सीता का हरण किया छद्मवेश में साधु बन के, तो आपने भ्रमित करके जनमत अर्जित किया। वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो तब भी वोट परसेंटेज भाजपा का कांग्रेस से ज्यादा था, आज भी है। पिछले चुनाव में सिर्फ कुछ कारणों से सीटें कुछ ज्यादा गई, चंद सीटें थी। तो शायद अगर इस प्रकार के लोक लुभावन बातें सूचन पत्र पर न होती तो आपकी सत्ता भी न होती। दूसरा, फिर आपने क्या किया कि आपने सत्तारूढ़ होने के बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय में किसको बिठाया, उनका बैकग्राउंड चेक करिए आप। जो लोग ड्यूबियस कैरेक्टर के हैं, जिनके एनकाउंटर्स में नाम हैं, जो तमाम तरह के माफिया से लिप्त हैं, और उन लोगों के घरों पे 200 300 करोड़ रुपया मिला, फिर उनके परिवारों को तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए। तो ये एक तरीके से व्यवसाय ये कर रहे थे राजनीति का। 2 परिवार जो सत्तारूढ़ थे, उन्होंने अपने अपने लोगों में रेवड़ियां बांटना चालू कर दी। कैसे भी लोग थे, माफिया राज कायम कर दिया। उमंग सिंगार ने तो बयान दिया, रेत माफिया, शराब माफिया चला, खुल के बयान दिया। वो उसने तो खुल के, बहुत खुल के तो जब खुल के बयान दिया, तो पार्टी अगर मानती थी कि वो गलत है तो उनको कैबिनेट से बाहर करके कार्रवाई करनी थी, और जिस पे आरोप लगा रहे थे वो गलत है तो उनको उन पे कार्रवाई करनी थी। किसी पे कार्रवाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उनकी बात में सत्य था, तथ्य था। एक सवाल यहाँ पे जरूर पूछना चाहूंगे, आई लाइक एन ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम यू। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, ठीक है, लेकिन सुपर सीएम दिग्विजय सिंह थे, क्या उनके कारण ये सारा कुछ हुआ है? सत्ता का जो चीर हरण, जो बार बार कांग्रेस कहती कि सत्ता का चीर हरण किया है बीजेपी ने, तो क्या वो इज ही रिस्पॉन्सिबल? कैन यू गिव एन आंसर? मुझे ये नहीं पता कि वो सुपर सीएम थे या नहीं थे, लेकिन कुछ विभाग निश्चित तौर पे वही चला रहे थे। वहां उनके निकटस्थ आईएएस अधिकारी पदस्थ थे, ये सब जानते हैं, और उनका पूरा वहां पे कंट्रोल था। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका आंसर, वाज दिग्विजय सिंह रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये क्या दिग्विजय सिंह जैसे पहले जो बीजेपी ने कैंपेन चलाया था 2003 में, मिस्टर बंटाधार, बिकॉज एट दैट टाइम बिजली, सड़क मेजर इशू था, और उस पे जो है वो बीजेपी दे गॉट अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी एट दैट टाइम, उमा भारती जी जब सीएम बनी थी। इस बार भी जिस तरह से आप लोगों को 15 साल की सत्ता मिली और 15 महीने में चली गई, यू थिंक ही वाज रिस्पॉन्सिबल? ही इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज हिस्ट्री में अंकित तो है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि 2003 में कांग्रेस लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिम, एंड नाउ इन 2000 नाउ व्हेन 22 MLAs have walked out, is it because of him? देखिए, मैं इसको डिफिकल्ट आंसर मैं बात बोल दूंगा, उसमें कोई शर्म की छुपाने की बात नहीं है। एक धृतराष्ट्र ने महाभारत करा दी, और 2 धृतराष्ट्र हो जाओ तो प्रलय होनी ही है। तो इतना पुत्र मोह किसी के लिए उचित नहीं है। आप कहने को कहते हो राजवर्धन मेरे बेटे जैसा है, पर बेटा तो नहीं है। बेटा नहीं है ना, बेटे जैसे ट्रीट किया। हाँ। फिर आप कहते हो कि अरे लेकिन हाँ, हमारी प्राथमिकता तो वो बघेल भी है, ये भी है। उनके सुपुत्र के पास सबसे बड़ा मंत्रालय था मध्य प्रदेश के अंदर। उनके सुपुत्र अच्छे हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुझसे बड़ा प्रेम भी रखते हैं, और मैं उनको कई सालों से जानता हूं। लेकिन वो दूसरी बार के एमएलए थे मात्र, उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी विधायक थे, उनसे सीनियर लोग थे, उनसे बेहतर कार्यक्षमता वाले लोग थे, उनसे कहीं ज्यादा वफादार दिग्विजय सिंह जी के प्रति लोग थे। खैर वो तो उनके सुपुत्र केपी सिंह जी ने पूरा जीवन अपने वफादारी में दिग्विजय सिंह जी के लिए बता दिया। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के लिए लेट महादाराव सिंधिया से पॉलिटिकल वो रखा, इनसे रखा, लेकिन अंतोदगत 6 बार के एमएलए को कुछ नहीं मिला। मिला। इसी प्रकार से
हुआ ये कि परिवार को एडजस्ट करने के लिए कहीं न कहीं बलियां दी गई। उधर उनकी दी गई, केपी सिंह जी के, इधर बिसाहू लाल जी की दी गई। बिसाहू लाल जी ने ताउम्र बड़ी ईमानदारी से सेवा करी, उनके साथ रहे, बिल्कुल मजबूती से रहे। तो जब ये होना लगा कि हम तो अगली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित कर लें, जनता जो भी होता रहे, वचन पत्र का जो भी होता रहे, जनादेश से कोई मतलब नहीं, हमारी अगली पीढ़ी कैसे सशक्त होकर फिर सत्तासीन रहे, और भविष्य की कैबिनेट बना दी गई। हनी बघेल दूसरी बार के विधायक थे, उमंग सिंगार सीनियर ट्राइबल एमएलए ऑलरेडी यहाँ पे आ गए, तो आपको ऑल्टरनेटिवली एडजस्ट बैलेंस में करना चाहिए, और आपको ट्राइबल एडजस्ट करने ही थे तो बिसाहू लाल जी को वहाँ एडजस्ट कर लेते इन टर्म्स ऑफ कास्ट और एरिया के बैलेंस के लिए। लेकिन ये अगर आप उसको समझेंगे बड़ा स्पष्ट है। इन्होंने ये तय कर लिया कि हमने ये इलेक्शन लड़ा, एक तरह से उन्होंने माना कि हमने निवेश किया और अब सत्ता में हम आ गए, एंड वी वांट द प्रॉफिट रिटर्न चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करना। अभी ऐसा कई बार ऐसा प्रतीत होता है, ये कई बार जो है आरोप भी लगता रहा है दिग्विजय सिंह जी पे, कि वो है कि वो पुत्र मोह तो आपने बताया ठीक है, लेकिन वो मध्य प्रदेश का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। मध्य प्रदेश का मोह जो है, क्या इस बार भी अभी जो उपचुनाव है होने वाले हैं उसमें भी वो मध्य प्रदेश का जो उनका मोह है, और कहीं ना कहीं कमलनाथ फ्रंट फेस है, बैक फुट पे अभी भी दिग्विजय सिंह ही खेल रहे हैं, जिस तरह से टिकट्स वितरण हो रहे हैं, लगता है अगेन फिर से इसका नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। आपको ये समझे कि ये मेरा है, ये मेरी जागीर है, ये जनतंत्र में कुछ किसी की कोई जागीर नहीं, ये आप जनमत ही तय करता है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कुछ मनूवर करें, प्लॉटिंग करें, प्लानिंग करें, ये तब चल गया जब चल गया, अब ये नहीं चल सकता, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं, अब लोगों में वो समझ है, जागरूकता है। तमाम संघर्षों के बाद आप सत्तासीन, आप अकेले नहीं हुए। कमलनाथ जी ने अकेले छिंदवाड़ा के बल सरकार नहीं बनाई, दिग्विजय सिंह जी ने अकेले राघौगढ़ के बल सरकार नहीं बनाई, सभी ने मेहनत करके वो बनाई थी। वो कह दें कि ऐसा नहीं और ऐसा है, ये नहीं है, तो क्या हमने मेहनत नहीं करी? अब जब आप उसमें आ गए तो फिर आप अगर समदृष्टि न रखें, आप अगर न्याय न करें, जैसा मैंने कहा धृतराष्ट्र की भूमिका में आ जाएं, तो वो तो पूरा ही आपका परिवार हो गया ना। हमने कमलनाथ जी से कहा था, साहब अब आप मुख्यमंत्री, सभी विधायक आप। चलिए, हमने बहुत सारी पॉलिटिकल बात की, पर्सनल पे थोड़ा सा आते हैं। पर्सनल कैसे हैं राजवर्धन सिंह जी, क्या करते हैं? पर्सनल मेरी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकताएं नहीं रहती हैं। आजकल मुझे समय कम मिलता है, वैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, मैं कोशिश करता था कि जहाँ जो चीज़ उठा के मैं पढ़ सकूं पढ़ूं। मुझे नसरुद्दीन शाह बड़े पसंद थे, स्मिता पाटिल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, शबाना जी, सत्यजीत रे मुझे बड़े पसंद थे। मैं कुछ समय तक पुणे इंस्टीट्यूट में भी गया। You wanted to make films? I can still do. अच्छा, you can turn into a filmmaker. Good. चलिए, जाते जाते आप IND 24 के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि कई बार राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। दृश्य और अदृश्य में बहुत अंतर होता है। तो क्योंकि देश का हित और अहित दोनों हमारे मतदाता के हाथ में रहता है, तो जब भी आप कोई निर्णय लें उसको बहुत समझ के और सोच के हमें लेना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति पे उंगली उठाने से पहले ये अवश्य देख लेना चाहिए कि हकीकत और वास्तविकता क्या है, क्योंकि हम लोगों का जीवन भी इतना आसान नहीं होता है। हम भी हमारे परिवारों को छोड़ते हैं, हम भी दिन रात कार्यरत रहते हैं, और पांचों उंगलियां फिर कभी एक समान नहीं हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मुझे तो जनता से बहुत प्रेम मिला है, बहुत सम्मान मिला है। जितना मिला है उससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उससे कम भी मैं लौटा के नहीं देना चाहता। मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, IND विशेष में ये हमारे साथ खास मेहमान थे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, और जिस तरह से इन्होंने अभी कहा कि जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, दृश्य अदृश्य, तो हमने भी कोशिश करी। हम यहाँ पे हैं बदनावर में, इनके महल में हैं, और इनसे हम लोगों ने कई सारी बातचीत की और कई कोशिश की कि कई अनछुए पहलू पर बातचीत करें। कई जो पॉलिटिकल जो सीन्स हुए, क्यों हुए, उसके पीछे रीजंस क्या थे, कई चीज़ों पे हम लोगों ने भी कोशिश की कि हम बातचीत करें, और बातचीत भी बड़ी बेबाक हुई। तो IND विशेष में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे एक किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार, और आप देखते रहिए IND 24।